हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। मैं आप लोगों के लिए सीटेट की क्लास में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर सॉल्व कराऊंगी। इसमें ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम लोग 12 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। कथन बी, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम में होता है। कथन सी, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। कथन डी, हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो कथन ए, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। तो ये कथन गलत होगा, क्योंकि हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कथन बी, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये कथन सही है, क्योंकि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। कथन सी, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। तो ये कथन सही है, क्योंकि हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। कथन डी, हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो ये कथन गलत होगा। हाथी के झुंड में केवल हथनियों और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं। इसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बी और सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं कलरपयट्टू। कलरपयट्टू विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। तो पदार्थों में से हम जल से चाक पाउडर और रेत को कपड़ों के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पदार्थ जल में आघुलनशील हैं। जल में ये दोनों पदार्थ घुलने के कुछ समय पश्चात ये पदार्थ बर्तन के तल में बैठ जाते हैं। अतः इन दोनों पदार्थों को हम आसानी से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। तो एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है डोसा, पुलाव, खीर। डोसा एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो चावल और उड़द की दाल से बनता है। पुलाव चावल से बनता है। खीर चावल को दूध में पकाकर बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आदि का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी। यदि किसान बार बार धान की फसल उगाएगा तो उसके खेत की मृदा बंजर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है क्या दर्शाती है। मुकुल हस्त का अर्थ है कली। एक बार जब सभी 5 उंगलियों को एक साथ लाया जाता है और सिरे पर एक दूसरे को स्पर्श किया जाता है तो मुकुल हस्त प्राप्त होता है। इसे विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभों के लिए किया जाता है। यह कमल के फूल खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। इस मुद्रा को सभी प्रभावी योग मुद्राओं में से एक माना जाता है। यह मुद्रा एक ऊर्जा देने वाली शांत मुद्रा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, कमल का फूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी। रक्तहीनता का अर्थ शरीर में खून की कमी। रक्तहीनता को एनीमिया भी कहते हैं। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है तो उसको लोह तत्व युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे चुकंदर का रस, पालक, गुड़, आंवला,
आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने से पहले हमें धो लेना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद सब्जियों को धोने से मौजूद विटामिन सी आदि पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें चावल तथा अनाजों को उस पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लौह तत्वों आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है। तो लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री है आंवला, पालक, गुड़। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, झाड़ देते हैं, तो वह प्रक्रिया मोल्टिंग, झाड़ना कहलाएगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है। प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। तो किसी क्षेत्र में पानी की कमी कही जाती है जब प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुड़ुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। ऑप्शन ए वन उत्पाद, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी वनवासी, ऑप्शन डी निष्फल वन। तो कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ वन या जंगल है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कुड़ुक भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। इसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दिशा दूरी वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है। आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर दूध की दुकान पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा होगी उत्तर, पूरब, और ये दिशा होगी दक्षिण, पूरब, और ये दिशा है दक्षिण, पश्चिम, और ये दिशा है उत्तर, पश्चिम। तो इसका ये तरीका अपनाएंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपका घर एक्स पर स्थित है, अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अर्थात दुकान पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा कौन सी हो जाएगी? तो यह दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम की दिशा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पक्षियों के पंखों के दोनों ओरों का मुलायम भाग क्या कहलाता है? तो पक्षियों के पंखों के दोनों ओर
मुलायम भाग बार्ब कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के समानता लक्षण होंगे। तो मलेरिया मच्छरों द्वारा जनित रोग है, तो यह एनाफ्लीज मच्छरों के द्वारा होता है। तो इसमें समानता लक्षण होते हैं ठंड लगना, बुखार आना, कपकपी लगना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, ऑप्शन बी यात्रा के माध्यम का चयन, ऑप्शन सी चर्चा के अवसर सृजित करना, ऑप्शन डी चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान चर्चा के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा, जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो सके और रचनात्मक कार्यों में रुचि ले सकें, क्योंकि चर्चा द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। ऑप्शन ए विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित करना। ऑप्शन सी एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना और एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी एक भली प्रकार आयोजित योजना, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। तो पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप आधारित उपागम, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति को सही क्रम को इंगित करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। प्रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके अध्यापक को विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं और सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो ऑप्शन सी और डी सही होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। ऑप्शन ए समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, ऑप्शन बी सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, ऑप्शन सी समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, ऑप्शन डी समूह में शिक्षक के मान में वृद्धि। तो पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि अधिगम उपागम है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्रों का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? ऑप्शन ए विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, ऑप्शन बी परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना,
ऑप्शन सी प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन डी समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करती है। तो पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु या घटना के प्रति नए विचारों का जन्म होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति नवाचार के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह है प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम, प्रायोगिक प्रक्रम। तो वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है वह परियोजना प्रक्रम का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक से बातचीत, पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव, क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सी और डी सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात उपागम, ऑप्शन बी अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात उपागम, ऑप्शन डी अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को ज्ञात से अज्ञात उपागम अधिग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? पेपर और पेंसिल परीक्षण, समूह कार्य, निष्पादन परीक्षण, परियोजना कार्य। तो पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन, समूह कार्य, परियोजना कार्य उपकरण कौशल सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। बी और डी सही हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। ऑप्शन ए ज्ञात के प्रदाता के रूप में, ऑप्शन बी ज्ञान के दाता के रूप में, ऑप्शन सी ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में, ऑप्शन डी ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में सर्वोत्तम भूमिका समझाई गई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरक्षित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रत्तियों की व्याख्या, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, प्रमुख संप्रत्तियों से संबंधित गतिविधियां एवं संसाधन। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरक्षित करते समय बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश ये आवश्यक रूप है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी, सी और डी सही होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए वृत्तांत अभिलेख,
ऑप्शन बी श्यामपट्ट, ऑप्शन सी कार्यपत्र, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक। तो साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो वृत्तांत अभिलेख में सम्मिलित करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में इन कौशलों को सम्मिलित किया गया है। तो पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में ठीक उसी प्रकार अनाया ने पहले अवलोकन किया कि चींटियां कनखजूरे को ले जा रही हैं और अनुमान लगाया कि हो सकता है चींटियां ताकतवर हों, और इस अनुमान के आधार पर सामान्यीकरण के इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि चींटियां छोटे होने पर भी बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। तो उसमें अनुमान में अवलोकन, अनुमान, निष्कर्ष जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, ए, सी और ई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन ए परिमाणात्मक आकलन, ऑप्शन बी निर्देशात्मक आकलन, ऑप्शन डी वर्णनात्मक आकलन, ऑप्शन डी रचनात्मक आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।